काला पानी, कुर्रे अर्ज़ की सबसे खौफनाक जेल। काली कीचड़ वाली दलदलों से भरे बिच्छू के साइज के मच्छर, खतरनाक सांप, अजदहों, बिच्छुओं, जोंकों और अजीबोगरीब किस्म के बेशुमार इकसाम के जहरीले कीड़ों मकोड़ों और छिपकलियों की भरमार। शायद आज तक यहाँ रात की तारीकी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक होने वाले लाखों कैदियों की सिसकियां, चीखें और कराहें सुनाई देती हों और रूहें भटकती होंगी जहां जिंदगी सिसक सिसक कर मौत की दुआएं मांगती थी। काला पानी के नाम से कौन वाकिफ नहीं? ये काला पानी आखिर क्या था और कहां था? अक्सर लोग काला पानी के नाम से तो वाकिफ हैं, लेकिन इसके बारे में मजीद कुछ मालूमात नहीं रखते। इस वीडियो का मकसद ये है आपको काला पानी की हकीकत से आगाह किया जाए और उन राजों से पर्दा उठाया जाए जिनसे आप वाकिफ नहीं। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। ऐसी ही पुरस्रार, इंटरेस्टिंग, हैरत अंगेज और दिलचस्प हकायक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारी काविशों का सिला कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो का पहला हिस्सा डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मौजूद है, उसको देखने के लिए क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि किसी कैदी को अंडमान भेजने के लिए काला पानी लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया जाता था। मुमकिन है इसका मतलब समंदर पार भेजना रहा हो, जो हिंदुस्तान से हजारों कोसों दूर वाक़ था, और हिंदुस्तानी मुहावरे में तवील फासले के लिए काले कोस जैसे अल्फाज पहले ही से राइज थे। काला पानी का नाम सुनते ही जहन में इस जेल खाने का नक्शा उभर आता है कि जहां जो भी एक मर्तबा गया वो शायद ही जिंदा वापस लौटा, बल्कि उसकी लाश को भी अपने वतन की मट्टी नसीब न हुई। काला पानी के बारे में मुफस्सल तफसीलात हमें मौलाना मोहम्मद जाफर थानीसरी की किताब तारीख़ अजीब में मिलता है। मौलाना जंग आज़ादी 1857 के सरगर्म मुजाहिद थे। काला पानी से रिहाई पाने के बाद मौलाना ने अपनी यादाश्तों पर एक किताब लिखी। इस किताब को उर्दू की पहली खुद नोश्त साने उमरी और पहली सियासी खुद नोश्त साने उमरी होने का एजाज भी हासिल है। काला पानी अलमारूफ तवारीख़ अजायब। मौलाना जाफर थानीसरी की दास्तान असीरी 1856 तक आप तहरीक मुजाहिदीन में बाकायदा शामिल हो चुके थे। आप तहरीक के सीनियर मेंबर और बड़े राजदार थे। 1864 में मुजाहिदीन की माली और जानी मदद करने पर आप पर मुकदमा चलाया गया और आपकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त और फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनकर आप पर मुसर्रत की कुछ ऐसी कैफियत तारी हुई कि अंग्रेज ये देखकर शशदर रह गए, तो आपकी फांसी की सजा को कैद में तब्दील कर दिया गया। आप अंबाला, लाहौर, मुल्तान, सक्कर, कोटरी से होते हुए कराची पहुंचे। एक हफ्ता कराची जेल में रहने के बाद बादबानी जहाज के जरिए मुंबई रवाना हो गए। वहां एक माह थाना जेल में मुकीम रहे और फिर 11 जनवरी 1866 को आप जजीरा अंडमान पहुंच गए। 17 साल 10 माह बसर करने के बाद अंडमान से 9 नवंबर 1883 को हिंदुस्तान रवाना हुए और 20 नवंबर 1883 को 9 बजे अंबाला छावनी के स्टेशन पर पहुंचे। उस तरह तकरीबन 18 बरस के बाद इस मर्द मुजाहिद को वतन की मुकद्दस सरजमीन देखना नसीब हुई। आपने जज़ायर अंडमान से वापसी पर अहबाब के इसरार पर अपनी गिरफ्तारी, मुकदमे, कैद, सफर अंडमान की जिंदगी के हालात व वाक़यात दिलनशी अंदाज में तहरीर फरमाए। मौलाना जाफर थानीसरी इस किताब में तहरीर फरमाते हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, जिस्म पर जेल का लिबास और कमर पर लोहे की सलाखें थी। अंग्रेज ने हमारे लिए खास लोहे के कफस तैयार करवाए और हमें उनमें डाल दिया। इस पिंजरे में लोहे की चूंचदार सलाखें भी लगवाईं, जिसकी वजह से हम न सहारा ले सकते थे न बैठ सकते थे। हमारी आंखों से आंसू और पैरों से खून बह रहे थे। गदर के मुल्ज़मान अंग्रेजों की निगाह में इतने बड़े मुजरिम समझे गए कि गदर 1857 में पकड़े गए। लोगों को या तो सरेआम फांसी दे दी गई या बहुत से लोगों को उसी जजीरे अंडमान में मौत से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए भेजा गया। काला पानी के बारे में जिस दूसरी शख्सियत ने अपनी किताब में जिक्र किया है वो मौलाना फजल हक खैराबादी थे। मौलाना फजल हक खैराबादी इनकलाब 1857 के पेशरो थे, इसलिए उनको 30 जनवरी 1859 को गिरफ्तार किया गया और लखनऊ में मुकदमा चलाया गया। 4 मार्च 1859 को कत्ल, बरंगेख्ता और बगावत के इल्जाम में बतौर शाही कैदी तमाम जायदाद की जब्ती की सजा सुना दी गई। अपनी सजा का हाल अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपनी किताब में रकम किया। मकरो तलबीस से नसारा ने जब मुझे कैद कर लिया तो एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने और एक सख्त जमीन से दूसरी सख्त जमीन में मुंतकिल करना शुरू किया। मुसीबत पर मुसीबत और गम पर गम पहुंचाया। मेरा जूता और लिबास तक उतार कर मोटे और सख्त कपड़े पहना दिए।
नर्म और बेहतर बिस्तर छीन कर खराब, सख्त और तकलीफ दे बिछौना हवाले कर दिया। गोया इस पर कांटे बिछा दिए गए थे या दहकती हुई चिंगारियां डाल दी गई थी। मेरे पास लोटा, प्याला और कोई बर्तन तक न छोड़ा। बुखल से माश की दाल खिलाई और गर्म पानी पिलाया। मुहिबाने मुखलिस के आबे मोहब्बत की बजाय गर्म पानी और नातवानियों किबरसनी के बावजूद जिल्लत और रुसवाई से हर वक्त सामना रहा। फिर तुर्शरो दुश्मन के जुल्म ने मुझे दरियाए शोर के किनारे एक बुलंद और मजबूत नामुवाफे काबो हवा वाले पहाड़ पर पहुंचा दिया। यहाँ सूरज हमेशा सर पर ही रहता था। उसमें दुश्वार गुजार घाटियां और राहें थी जिन्हें दरियाई शोर की मौजें ढांप लेती थी। उसकी नसीम सुबह भी गर्म और तेज हवा से ज्यादा सख्त और उसकी नेमत जहर हलाहल से ज्यादा मुज़िर थी। उसकी गज़ा खंजल से ज्यादा कड़वी, उसका पानी सांपों के जहर से बढ़कर जहर रसां, उसका आसमान गमों की बारिश करने वाला, उसका बादल रंजो गम बरसाने वाला, उसकी जमीन आबलादार, उसके संगरेजे बदन की फिंसियां और उसकी हवा जिल्लत और खारी की वजह से टेढ़ी चलने वाली थी। हर कोठरी पे छप्पर था जिसमें रंजो मर्ज भरा हुआ था। मेरी आंखों की तरह उनकी छतें टपकती रहती थी। हवा बदबूदार और बीमारियों का महजन थी। मर्ज सस्ता और दवा गिरा, बीमारियां बेशुमार। हारिश वकूबा यानी वो मर्ज जिससे बदन की खाल फटने और छलने लगती है, आम थी। बीमारी के इलाज, तंदुरुस्त की बकाए सेहत और जख्म के अंदर माल की कोई सूरत न थी। मुआलिज मर्ज में इजाफे करने वाला, मुआलिज हलाक होने वाला, तबीब तकलीफ और रंज बढ़ाने वाला था। रंजीदा की न गमखारी ही की जाती थी, न उस पर रंजो अफसोस का ही इजहार होता। दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की अलमनाक मुसीबतों पर क्यास नहीं की जा सकती। यहाँ की मामूली बीमारी भी खतरनाक है। बुखार मौत का पैगाम, मर्ज सरसाम और बरसाम हलाकत की इल्लत ताम है। बहुत मर्ज ऐसे हैं जिनका कुतुब तिब में नामो निशान नहीं। निसरानी माहिर तबीब मरीजों की आंतों को तनूर की तरह जलाता और मरीज की हिफाजत ना करते हुए आग का कुबा उसके ऊपर बनाता है। मर्ज ना पहचानते हुए दवा पिलाकर मौत के मुंह के करीब पहुंचा देता है। जब कोई उनमें से मर जाता तो नज्सो नापाक खाकरोब, जो दर हकीकत शैतान खन्नास या देव होता है, उसकी टांग पकड़कर खींचता हुआ गुस्ल और कफन के बगैर उसके कपड़े उतार कर रेत के तोदे में दबा देता है और ना उसकी कब्र खोदी जाती है, ना नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। ये कैसी इबरतनाक व अलम अंगेज कहानी है। अगर मैयत के साथ ये बर्ताव ना होता तो उस जजीरे में मर जाना सबसे बड़ी आरजू होती और अचानक मौत सबसे ज्यादा तसल्ली बख्श थी। और अगर मुसलमान की खुदकुशी मजहब में ममनू और क़यामत के दिन अज़ाब व अक़ाब का बायस ना होती तो कोई भी यहाँ मुक़ीद व मजबूर बनाकर तकलीफ मालाइताक न दिया जा सकता और मुसीबत से निजात पा लेना बड़ा आसान होता। ये नाकाबिले बर्दाश्त हालात थे ही कि मैं मुतअद्दिद सख्त अमराज में मुब्तला हो गया, जिसकी वजह से मेरा सब्र मगलूब, मेरा सीना तंग, मेरा चांद धुंधला और मेरी इज्जत और जिल्लत से बदल गई। मैं नहीं जानता कि उस दुश्वार सख्त रंज और गम से क्यों कर छुटकारा हो सकेगा। खारिश वकूबा में इब्तला इस पर मुस्तजाद है। सुबह शाम इस तरह बसर होती है कि तमाम बदन जख्मों से छलनी बन चुका है। रूह को तहलील कर देने वाले दर्द तकलीफ के साथ जख्मों में इजाफा होता रहता है और वक्त दूर नहीं जब ये फिंसियां मुझे हलाकत के करीब पहुंचाती। एक जमाना वो भी था जब ऐशो इशरत व मुसरत, राहत व आफियत में जिंदगी बसर होती थी। अब महबूसो करीबे हलाकत हूँ। एक जमाना वो भी था जब महसूद खलाए के गनी और सही और सालिम था। अब अपाहज और जख्मी हूँ। बड़ी सख्त मुसीबतें और बीसियों सोबतें झेलना पड़ रही है। टूटी हुई हड्डी जिस तरह लकड़ी और पट्टी का बोझ उठाती है, उस तरह हम भी नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबतें उठा रहे हैं। इन तमाम मसाइब के बावजूद अल्लाह के फजल व एहसान का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अपनी आंखों से दूसरे कैदियों को बीमार होते हुए भी बेड़ियां पहने हुए जंजीरों में खींचे जाते हुए देखता हूँ। उन्हें लोहे की बेड़ियों और जंजीरों में एक सख्त तेज और गलीज इंसान खींचता है। मेहनत कीना और दावत का पूरा मजाहिरा करता है। तकलीफों पर तकलीफें पहुंचाता और भूखे प्यासे पर भी रहम नहीं खाता। खुदा का शुक्र है कि उसने उन आफातों तकालीफ से महफूज रखा। मेरे दुश्मन मेरी इज़ार आसानी में कोशां और मेरी हिलाकत के दर पे रहते थे। मेरे दोस्त मेरे मर्ज के मदावात से लाचार हैं। दुश्मनों के दिल में मेरी तरफ से बुग़्ज़ व कीना मजहबी अकायद की तरह रासिख हो गया। उनके पलीद सीने कीना और दावत के दफीने बन गए हैं। 30 दिसंबर 1943 को यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानी परचम लहराया। दूसरी जंग अजीम के सबब अब यहाँ कैदियों को लाना मुमकिन नहीं रह गया था, इसलिए बरतानवी हुकूमत ने इस कैद खाने का इस्तेमाल तर्क कर दिया। 1945 में जब काले पानी की जेल की इमारत को मुनहदिम करने के अहकामात जारी किए गए तो आज़ादी के मतवालों ने कहा, नहीं, जुल्म की ये अलामत गिराई नहीं जा सकती।
ये तो आने वाली नस्लों को उस बात की खबर देगी कि जुल्म की किस तारीख रात से गुजरकर हम यहाँ तक आए हैं। 1947 में आज़ादी हिंद के साथ ही ये जेल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। जज़ायर अंडमान और निकोबार पर अब इंडिया का कंट्रोल है और काला पानी जेल में अब एक 500 बिस्तरों का अस्पताल और म्यूजियम कायम है। आप अब भी जज़ायर अंडमान जाकर काला पानी की इस जेल का मुआयना कर सकते हैं। शायद आज भी यहाँ रात की तारीकी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक होने वाले लाखों कैदियों की सिसकियां, चीखें और कराहें सुनाई देती हों और रूहें भटकती होंगी जिनके गले सड़े जख्मों को हशरातुल अर्ज़ चूसते और काटते थे, जिन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता था। वो हजारों जो काला पानी से फरार की कोशिशों में समंदर के खारे पानी में डूब मरे और फिर उनकी फूली हुई गली सड़ी सियाह लाशों को समंदर ने दोबारा साहिल पर ला पटका होगा, जिनको उनके मजहब के मुताबिक न तो आखिरी रसूमात नसीब हुई और न कफन और न कबर। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।